सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट सीएसई। तो मेरे भाई और बहनों, आप सभी के रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो आ चुका है। कमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे थे इस बारे में। अब ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। डेफिनेटली पीवाईक्यूज का रेफरेंस भी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 70% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम 30% ऑफ द सिलेबस। तो इसमें मैं वही 30% अप्रॉक्स सिलेबस बताने वाला हूँ, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% पेपर आता है। एग्जैक्ट का तो यार किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सिलेबस ओवरव्यू के साथ। तो सिलेबस ओवरव्यू में आप देख सकते हो कि पहले सब्जेक्ट मार्क्स। तो मैथ्स में आप देख सकते हो कि 13 मार्क्स की मैथ्स आती है ओवरऑल। सारी मैथ मिला के, उसमें इंजीनियरिंग मैथ, डिस्क्रीट मैथ सब मिला के ओवरऑल मार्क्स आती है 13 मार्क्स की। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। इन दोनों को आप कंबाइन कर लेते हो तो आपके बन जाते हैं 28 मार्क्स। ये काफ़ी मतलब ह्यूज नंबर हो जाता है वैसे मार्क्स का सिर्फ ये तो, पर ये दोनों अपने आप में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें, बिकॉज ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, देन सेट्स, रिलेशन, उसके बाद लॉजिक, उसके बाद फिर फंक्शंस, और इसमें ही फिर इंजीनियरिंग मैथ्स भी, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा, मतलब ये बहुत अच्छा खासा बड़ा अफेयर है मैथ्स। जो ये 13 मार्क्स हैं ये बहुत ईजी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट सी प्लस डी एस प्लस एल्गो का मैंने इकट्ठा लिख दिया है, विच इज़ अराउंड 18 to 20 मार्क्स। इसमें भी डी एस प्लस एल्गो ज़्यादा मेन है और इसमें भी डी एस ज़्यादा मेन है, जिसमें से 11 मार्क्स अप्रॉक्स आते हैं, 10 to 11 मार्क्स। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप ये तीनों को कर लो, अगर कर ही रहे हो तो इन तीनों को करके जाओ। हो सकता है एल्गो का आप कुछ पार्ट छोड़ दो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, सिमिलरली डीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, बट ये तीनों की एक बकेट होती है, इसको करके जाओ। 18 to 20 मार्क्स हैं, इनमें से यू शुड एम की एटलीस्ट 12 to 15 मार्क्स आप बना रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस ऑल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज 5 to 7 मार्क्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस इट इज़ इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अब जो सब्जेक्ट्स इस रेंज में लाया करते हैं, जो लेंदी भी हैं और 5 to 7 मार्क्स हैं, I will highly suggest you to do the main topics of that subject. So like this DBMS is there. Similarly you can see COA और digital logic का bucket, because ये bucket जो है आपको गारंटी कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 13 to 16 मार्क्स। तो आप COA कर रहे हो तो डिजिटल लॉजिक भी कर लो साथ में। और बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से मतलब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक DBMS, OS, CN, TOC। इनका एक किसी और सब्जेक्ट से कोई भी लिंक नहीं है। जैसे सी डी एस एल्गो आपस में लिंक्ड है, ऐसा ओएस के साथ नहीं है, सीएन के साथ नहीं है, टीओसी के साथ नहीं है। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स को आप पूरा मतलब करने की कोशिश करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। यू कैन सी ओएस, सीएन, टीओसी तीनों अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 मार्क्स के आसपास आते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में आप देख सकते हो कि अगर आपको 60 to 70 मार्क्स लाने हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्क्स, सो यू कैन सी कि आपको यहाँ पर 7 सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड करना है सिर्फ टू गेट द। अगर आप मतलब मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स अगर बहुत अच्छे से निचोड़ लेते हो कि कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, तो फिर आपके लिए बेस्ट होता है कि आप 7 सब्जेक्ट्स को टॉप पे करके लाओ। जैसे कि देखो टीओसी, ओएस, सीडीएस, एल्गो, सीओए और डीएल, सिर्फ इतने सब्जेक्ट्स करने से आपके आ रहे हैं 60 to 70 मार्क्स अप्रॉक्स। और ये है मैथ्स छोड़ने के बाद, जिसमें मैथ का आप एक आध क्वेश्चन वैसे ही बना लोगे, कुछ पढ़ के नहीं जाओ तब भी। तो ये है। उसके बाद आप मैथ्स वगैरह कर लेते हो फिर तो डेफिनेटली चांदी ही चांदी है, ठीक है। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर साल सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन मिलना ही है, मिलना सेमाफोर्स और ये सब चीज़ों से। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग कई बार स्किप हो सकता है बिकॉज पेपर का लेवल बढ़ रहा है। पहले कंसिस्टेंटली सीपीयू शेड्यूलिंग से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता था। मेमोरी मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब ये चूँकि पेपर का लेवल बढ़ चुका है तो थोड़ा सा टफ पेपर बनाने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है, लाइक फिजिकल मेमोरी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और उन सब में से ढूंढ ढांड के जो भी उनने पूछा हो वो निकालने के लिए। सो डेफिनेटली मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ थोड़ा सा टफ टॉपिक बट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा एक्स्ट्रा करना हो तो क्वेश्चन रिलेटेड टू फोक कॉल्स कर सकते हो। इससे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, 1 मार्क में आता है, 2 मार्क में आता है, बट जनरली 1 मार्क में आता है। उसमें आपसे पूछ लेगा एक फोर्क का प्रोग्राम लिखेगा, उसमें फोर्क होंगे कुछ, और फिर आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोग्राम्स बताओ या नंबर ऑफ टोटल प्रोग्राम्स क्रिएटेड बताओ। तो वो उस टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट ये 3 मेरे हिसाब से मेन टॉपिक रहने वाले हैं।
कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो कि है डीबीएमएस। डीबीएमएस में आप बात करोगे तो नॉर्मलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब मतलब टॉपिक, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन के बिना डीबीएमएस अधूरा है, तो नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। एसक्यूएल, अब ये आप कॉल ले सकते हो कि एसक्यूएल में कितना आपको करना है, राइट, बिकॉज एसक्यूएल में कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए एक मैं वेबसाइट बता सकता हूँ, W3 स्कूल्स, जो कि एक थोड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड वेबसाइट है, पर उससे आपको सारे बेसिक जो एसक्यूएल के कॉल्स होते हैं उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा, तो आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस करने की। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल, इसको आप थोड़ा सा लास्ट में रखें। इसमें मेनली आप टाइप्स ऑफ शेड्यूल, जैसे होता है रिकवरेबल शेड्यूल, कास्केडलेस, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, या फिर जो भी है, ऐसे सारे टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स को आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कर लें, बिकॉज इसमें आपको जनरली सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि उसमें आपको ये दे सकता है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, और आपको पूछ सकता है कि उसमें मतलब बेसिकली साइकिल है कि नहीं है, कंकरेंट, तो साइकिल देखना एक बार आप सीख लें कि साइकिल है कि नहीं है, और आप उसमें ये देख लें कि वो रिकवरेबल है कि नहीं है शेड्यूल। बस ये 2-3 चीज़ें आप समझ लें, उससे आपका अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है इंडेक्सिंग प्लस डिस्क मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, लाइक वेरी स्मॉल टॉपिक, तो अगर आप इसको करेंगे लिटरली आपका 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा, अगर लग के आप पूरा सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं। सिमिलरली इंडेक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इंडेक्सिंग को भी आपको एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा। प्राइमरी इंडेक्स, बी ट्रीम इंडेक्स कैसे देखते हैं, सारी इंडेक्सिंग आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, नॉर्मलाइजेशन, फिर इंडेक्सिंग, उसके बाद एसक्यूएल, और फिर ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल में आप थोड़ा बहुत बेसिक समझ जाएँ तो आपका डीबीएमएस काफ़ी हद तक 60 to 70% सिक्योर है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट जो कि है टीओसी। टीओसी में आप देख सकते हो फाइनाइट ऑटोमेटा, मोस्ट ऑफ द पार्ट फाइनाइट ऑटोमेटा से ही आता है, मेजर पोर्शन मैंने लिख रखा है यहाँ पर। उसके बाद आएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप वही जो, अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा ढंग से समझ लिया तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल्दो रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस आप अच्छी खासी करें, बिकॉज कई बार उसमें मल्टीपल मतलब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिए होंगे और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगी कौन से एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आना चाहिए अच्छे से रेगुलर एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करना। उसके बाद मैं एक और टॉपिक बोलूँगा इसमें, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप अगर आप कर पाएँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कर पाएँ, बिकॉज आपको पहले कंटेक्स्ट, ये CFG समझने के लिए पहले ग्रामर समझनी पड़ेगी, फिर लीनियर ग्रामर में अंतर समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर समझ पाएंगे। उसके बाद फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, विच डिटरमाइनिंग विच लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और नॉट, ये वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लें, जरूर कर लें, बिकॉज ये आप देखना PYQs उठा के कितने क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस टॉपिक से मिल जाएंगे कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस दे रखी हैं और आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है और कौन सी कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो डेफिनेटली इस चीज़ पर आप काम करें। कमिंग टू द कंपाइलर डिज़ाइन, TOC कंपाइलर डिज़ाइन का कई लोग बकेट बनाते हैं, बिकॉज एक बार आपने ग्रामर यहाँ पढ़ ली तो काफ़ी हद तक, और इनफैक्ट कंपाइलर डिज़ाइन में मेजर पोर्शन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का, तो अगर आप CFG यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ बेनिफिट होगा, या फिर आप पहले कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ लेते हैं तो यहाँ बेनिफिट होगा। आई वुड नॉट सजेस्ट कंपाइलर डिज़ाइन टू आप इनिशियल फेजेस में पढ़ें, मैं तो ये कहूँगा कि आप TOC पढ़ें और फिर आगे कोई और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ें रादर देन कंपाइलर डिज़ाइन, बिकॉज मैंने आपको ऊपर दिखाया था कंपाइलर डिज़ाइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। और अभी जिस फेज़ में हम हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं, जो बाद में करना मुश्किल हो जाएगा, वो करें। कंपाइलर डिज़ाइन की आप अमित सर की निर्भव सीरीज़ या फिर और कोई रिवीजन प्लेलिस्ट से बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। तो कंपाइलर डिज़ाइन में भी अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ करनी हो तो पार्सर ज़रूर करें, बिकॉज 3 to 5 मार्क आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें 2 मार्क का तो पार्सर का क्वेश्चन होना ही होना है। तो प्रोबेबली पार्सर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें LL1 LR0 आपको देखना आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत बार क्वेश्चन आया है, उसमें भी फिर आप आखिरी में देख सकते हो सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन वगैरह के रिवीजन वीडियोज़ पूरा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द सी प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट, रियली इंपॉर्टेंट है रिकर्जन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंटर, बिकॉज पॉइंटर से क्वेश्चन ना है ऐसा वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज लेवल हो चुका है हाई, और हाई लेवल के हिसाब से आपको भी करने पड़ेंगे पॉइंटर्स आते जा रहे हैं। एरे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, पॉइंटर्स, एरे और रिकर्जन, ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिससे आपको मतलब सी प्रोग्रामिंग एज अ मेन जो बच्चों को डर लगता है या प्रॉब्लम आती है वो आती है पॉइंटर्स में। तो पॉइंटर्स का आई वुड सजेस्ट कि आप पंकज शर्मा सर की फ्री में प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो ज़रूर देखें। मैंने भी उनसे देखा था यार, मेरा पॉइंटर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। तो सिर्फ पॉइंटर अगर आपको खा रहे हैं तो डेफिनेटली चेक दैट चैनल आउट, पंकज शर्मा सर, ठीक है, तो ये ज़रूर देखें आप। उसके बाद आप आ जाएं, स्टोरेज क्लासेस भी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, बट ये होता है कि सिर्फ स्टोरेज क्लास का क्वेश्चन नहीं होगा,
उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और उन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया होगा कोई टॉपिक, तो कब और अगर आ जाए सिर्फ स्टोरेज क्लास का तो यू आर लकी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज बाकी कोई भी सब्जेक्ट। बाइनरी ट्री और इनफैक्ट बाइनरी सर्च ट्री, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इन जनरल आप कह सकते हो कि ट्रीज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ट्रीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लिंक लिस्ट और एरे, एरे अगर आपने यहाँ पढ़ लिया होगा तो ये इम्प्लिसिट हो जाएगा, मतलब इम्प्लिसिट मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एरे अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस सबको पता है, सबको पता है कि यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से या फिर इन जनरल कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से, बिकॉज इसमें आते हैं आपके वही रिकरेंस रिलेशन आपको दे दिया जाता है और उसमें आपको कुछ भी दे दिया जाता है। इसमें आ जाती है मास्टर्स थ्योरम, रिकर्जन मेथड। सिमिलरली सॉर्टिंग एल्गोरिथम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर जो हीप है, जो काफ़ी तो आसान सा टॉपिक है, उसको आप कर सकते हो हीप को आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और हीप एक बार हो गया तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि आपकी काफ़ी हद तक एल्गोरिथम्स हो चुकी हैं। उसके बाद यार फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाते हैं, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं। आई वुड सजेस्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एल्गोरिथम में, मिनिमम शॉर्टिंग पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, सारे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। बट दीज आर द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद टाइम बचे तो आप आई वुड एक और टॉपिक अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं ऐड करूँगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। बस मिनिमम स्पैनिंग ट्री से भी मैंने देखा है कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कमिंग टू द 8 सब्जेक्ट जो कि होने वाला है COA, और COA सुनते ही सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, बिकॉज ये है वो टॉपिक जिससे सबको थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और ये कहीं ना कहीं, तो इसमें मेरे हिसाब से जो मैंने किया था, मैं बताता हूँ, मैंने किया था कैश मेमोरी पाइपलाइनिंग, और मैंने ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, पूरा पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट कैश मेमोरी और पाइपलाइनिंग में पूरा करके गया था। ये 3 टॉपिक से आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा सीओ का। मतलब आप मान लो 7 to 9 मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली 5 मार्क्स का बना के आ रहे होगे ये 3 टॉपिक करने के बाद। अगर आप डिजिटल लॉजिक भी करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप के मैप कर लें। के मैप के बाद नंबर सिस्टम कर लें। नंबर सिस्टम में एक टाइप का प्रॉब्लम बहुत आता है, कन्वर्जन फ्रॉम वन बेस टू अदर। आपको कोई भी बेस दे दिया जाएगा 28 टू द बेस 7, और इसको आप कन्वर्ट करो, या बेस 8 इसको आप कन्वर्ट करो टू द बेस 5 या बेस 2 या बेस 3। तो उसमें आपको उस टाइप के प्रॉब्लम आना होना चाहिए। इसका वो होता है कि आप पहले बेस 10 में कन्वर्ट करो, फिर उसको जिस भी रिक्वायर्ड बेस है उसमें कन्वर्ट करो। ईजी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, डेफिनेटली डुएबल। कॉम्बिनेटोरियल सर्किट करो जब आपके पास टाइम बचे या बाद में, पर इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं के मैप और नंबर सिस्टम, जो कि डुएबल हैं कम टाइम में। कमिंग टू द 10 सब्जेक्ट जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, 9 to 10 मार्क्स का आता ही आता है। इसमें यार ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सच्चाई तो यही है, बट इसमें मुझे बहुत ढूंढने में भी टाइम लगा कि यार इसमें दूँ तो दूंगा, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बट जो कंसिस्टेंट टॉपिक्स हर साल आते हैं वो मैंने इसमें नोट डाउन करने की कोशिश करी है, जो है IP एड्रेसिंग, IP TCP हेडर्स। इनमें आप हेडर्स के फॉर्मेट याद कर लेना और वो काम आएंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे कि DVR, ठीक है, और DVR हो गया, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, या फिर और बाकी की जो भी हैं लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। और इसमें आप देख सकते हो गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, ये इनका आप आइडिया समझो कि गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट कैसे काम करते हैं। और इसी क्योंकि ये जो है सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल रिपीट होता है, गो बैक एन भी रिपीट होता है, आगे ट्रांसपोर्ट लेयर में भी रिपीट होता है, नेटवर्क लेयर में भी रिपीट होता है। तो डेफिनेटली इनको आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी ये IP एड्रेसिंग तो आप कर ही लेना यार, इससे 100% 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। IP एड्रेसिंग और IP और TCP हेडर से ही बन जाएंगे। कंप्यूटर अब कमिंग टू द मैथमेटिक्स पार्ट, जिसमें है इंजीनियरिंग मैथ्स, इसमें और भी है स्टैटिस्टिक्स और ये सब जो भी XYZ है। आई वुड सजेस्ट कि आप लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस भी है इसमें, कैलकुलस, आई वुड सजेस्ट लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती नहीं है एज अ डिस्क्रीट। मतलब बहुत ज़्यादा सिर्फ लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी से आ जाए ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उनको लाने हैं डिस्क्रीट मैथ में से। डिस्क्रीट मैथ में से सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। मतलब सेट से भी क्वेश्चन आता है, लॉजिक से भी आता है, ग्राफ थ्योरी से भी आता है। अब ग्राफ थ्योरी इज इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे हो सकता है कई बार 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं आपको, है ना। बट ये है ग्राफ थ्योरी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको डिफिकल्टी से प्रॉब्लम नहीं और आपको करना है तो आई वुड सजेस्ट ग्राफ थ्योरी आप करो, ये रही ग्राफ थ्योरी। बट अगर आपको ईजी गोइंग और आसान सब्जेक्ट्स को मैक्सिमाइज करना है तो लॉजिक करो, PNC करो, और सेट्स प्लस फंक्शन एंड रिलेशन कर लो, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। और ये आपको और सब्जेक्ट्स में भी बेनिफिट करेंगे, स्पेशली फंक्शन एंड रिलेशन, TOC या फिर और किसी भी सब्जेक्ट्स में फ़ायदा आपको कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सेट्स प्लस फंक्शन एंड रिलेशन आई वुड सजेस्ट। लॉजिक आप देख लो, बहुत ईजी सा टॉपिक है,
कुछ दिन में आपका काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। PNC इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज PNCR बहुत जगह यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा जगह। लाइक हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले, बट इनडायरेक्टली नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ शेड्यूल्स, बहुत तरह की चीज़ें PNC से मिल सकती हैं। तो PNC इसलिए करना ज़रूरी है। So this is all from my end, or I wish you all the best. Do subscribe to the channel, like the video and hit that bell icon. And thank you for watching the video. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.